आपकी वो सेम जो आपने बताया था, आपकी सिस्टर है ना दीक्षा, राइट? यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, एक से ले रहे हो, कोई इशू नहीं है, क्लास लेना जरूरी है, भागना नहीं है बस। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। क्या है हमारा आज का टॉपिक? हमारा आज का टॉपिक है बच्चों लिपिड्स। अब देखो, जो चीजें हम आज पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किताब में से पढ़ोगे तो किताब में सिर्फ अक्षर यानी कि सिर्फ शब्द देखने को मिलेंगे, क्लास में पढ़ोगे कहानी सुनने को मिलेगी, और कहानी बच्चों को याद रहती है। तो मैं कहानी सुना के पढ़ाऊंगी, आपको सिर्फ क्लास में बने रहना है और ध्यान से सुनना है। जब मैं बोलूं, कुछ पूछूं, जिस बच्चे से पूछूं उसे रेस्पोंड करना है, बस। ठीक है, इतने से रूल्स है और कुछ नहीं। और बिंदास बैठो, मजे करेंगे, पढ़ेंगे आराम से। यहाँ पढ़ना है बेटा हमें लिपिड, ठीक है। और कौन सा बच्चा था, वो सबा थी आई थिंक, जो लिपिड को नॉन पोलर बोल रहे थे। जाके एक बार फिर से चेक करना, ठीक है ना। इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, पोलर नहीं, नॉन पोलर। अब पढ़ लेते हैं लिपिड के बारे में। लिपिड है क्या बेटा? लिपिड जो है वो एक एनर्जी सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। एनर्जी सोर्स का मतलब क्या है? लिपिड जो है, डाइट में जब आप लिपिड लेते हो तो जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, तो क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अच्छा, जो एनर्जी हमें लिपिड देता है वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होती है। तो एक एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है और एक एनर्जी आपको लिपिड से मिल रही है, तो ज्यादा एनर्जी आपको किससे मिलेगी? लिपिड से मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है किसी भी कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट जैसे कि सेलुलोज है, प्लांट में होता है, जैसे कि स्टार्च है, जैसे कि ग्लाइकोजन है, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। इन सब का अगर आप फॉर्मूला देखोगे, उसमें जो ऑक्सीजन का नंबर होगा वो क्या होगा? कम होगा इन कंपैरिजन टू लिपिड में जो ऑक्सीजन का नंबर होगा। अगर लिपिड में x नंबर ऑफ ऑक्सीजन है तो इसमें n नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, जहां पे n इज लेसर देन x। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ही ज्यादा अच्छे से वो ऑक्सीडाइज होगा, उतनी ही ज्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बायोमोलिक्यूल। तो लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब बॉडी में उसका ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए अगर आपने कभी सुना हो कि जब हम फास्ट करते हैं, तब हम क्या कंज्यूम नहीं करते? तब हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं करते ना। जब हम फास्ट करते हैं तो हम खाना नहीं खाते, हम रोटी वोटी नहीं खाते, हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं करते। तो उस दौरान क्या होता है, कई लोग तो पतले होने के लिए फास्ट करते हैं ना। क्यों? क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं कर रहे तो फिर क्या हो रहा है, वहां पे लिपिड का ब्रेकडाउन हो रहा है, लिपिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और सोचो कि बिना रोटी खाए, बिना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करे भी आप पूरा दिन आराम से रह लेते हो, सरवाइव कर लेते हो। डेट मीन्स जो एनर्जी आपको स्टोर्ड लिपिड दे रहा है वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से क्या है? ज्यादा है। बॉडी में क्या टूटता है उस टाइम? बॉडी में तो अंदर ग्लाइकोजन भी स्टोर है और लिपिड भी स्टोर है। फिर भी बॉडी किसको चूज करती है ब्रेक डाउन करने के लिए? लिपिड को चूज करती है, क्योंकि बॉडी को पता है मैं लिपिड तोड़ूंगी तो मेरे को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और इस टाइम क्योंकि बंदे ने खाना नहीं खाया तो उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो ग्लाइकोजन को तोड़ने की बजाय क्या तोड़ती है? बॉडी किसको तोड़ती है? लिपिड को तोड़ती है, लिपिड को ऑक्सीडाइज करती है। दैट मीन्स लिपिड जो है अपॉन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पर ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, आगे चले। ये तो लिपिड की एक बेसिक जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? लिपिड एज ए बायोमोलिक्यूल पढ़ना है। बायोमोलिक्यूल पढ़ना है मतलब हमें उसकी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये चैप्टर केमिस्ट्री के इर्द गिर्द घूम रहा है, कहीं ना कहीं इसमें केमिस्ट्रियां चल रही है। तो लिपिड की भी हमें क्या पढ़नी है? केमिस्ट्री पढ़नी है। लिपिड कैसा दिखता है, लिपिड किससे बना हुआ होता है, ये चीजें हमें पढ़नी है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, एक बार इसे अपनी आंखों के आगे से हटा दो। जैसे ही मैं अगला चीज समझाऊंगी ये डायग्राम आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। लेट आने वाले बच्चों, कृपया हर्षिका जैसे बच्चों से कुछ सीखिए और टाइम से आइए। आप लोगों का भारी घाटा होता है अगर आप लेट आते हो, और भारी घाटा होएगा अगर आप बीच में चले जाओगे। बीच में जाने से तो लेट आने से भी ज्यादा भारी घाटा आपका होगा, मैं सच बता रही हूँ। क्लास में, मेरी क्लास में बताए, जो बीच में गया, इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर यू। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था, अनुपा बोलो। मैम लिपिड क्या होती है? अभी क्या बताया मैंने आपको? अच्छा, अभी तो मैंने आपको लिपिड की जनरल इंफॉर्मेशन बताई, अभी मैं बता रही हूँ ना लिपिड क्या होती है। देखो यहाँ पे लिपिड जो होती है, फैटी, वैक्सी, ऑयली कंपाउंड दैट आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इतनी लंबी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, किसने दिया डेफिनेशन? क्लास में होमवर्क भी दिया था आप एक मैम। आपने मेधा, आप क्या बोल रहे हैं? मैम आपने इससे पिछली हाँ क्लास जी, में होमवर्क भी दिया था। पिछली क्लास में क्या दिया था? होमवर्क आपने कहा था असेंशियल और नॉन असेंशियल के हाँ, वो बारे में बात आप
ये था वो बात क्लास की शुरुआत में हो चुकी। अब आप थोड़ा लेट आए हो तो इसमें मैं क्या करूं बेटा, ठीक है ना। ओके मैम। अब वो बात हो चुकी क्लास की शुरुआत में, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वाली, ठीक है। आपको डाउट है यस तो फिर मैम। आप पर्सनल बाद में पूछ। अभी क्लास के बीच में आप लोग इंटरप्ट नहीं करोगे, क्लास के बीच में आप जब मैं एक बार पढ़ा दूं उसके बाद अपना डाउट लेके आओगे, ठीक है। ओके अभी मैम। मैं जो बता रही हूँ पहले उसको सुन लो, हो सकता है कोई बच्चा लिपिड की परिभाषा पूछ रहा था, एक बार सुन लो तो वो परिभाषा अपने आप ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको फिर पूछना नहीं पड़ेगा, जो छूट जाए उसको आप पढ़ाने के बाद पूछ सकते हो कि मैम ये नहीं पता लगा मुझे, या ये दोबारा बता दो। क्लियर है इतना। अब देखो, लिपिड पूछ रहा था कोई कि लिपिड मैम होता क्या है, एक बच्चा डेफिनेशन दे रहा था, एक बच्चा सवाल पूछ रहा था। यहां जान लो लिपिड असली में होता क्या है। लिपिड दो तरह का होता है, सिंपल लिपिड और कॉन्जुगेटेड लिपिड। घबराना बिल्कुल नहीं है शब्दों से, इस चीज से आपको ये पता लगेगा कि लिपिड होता क्या है भाई, लिपिड क्या है, ठीक है। लिपिड को कई लोग फैट समझते हैं, कोई लिपिड को वैक्स समझता है, कोई लिपिड को फैटी एसिड समझता है। तो है क्या भाई ये लिपिड, सब कुछ लिपिड है क्या, ये सारे नाम लिपिड ही है क्या, वो चीज देखते हैं किसमें क्या अंतर होता है, इन चीजों में, इन शब्दों में अंतर क्या है, लिपिड असली में है क्या। तो देखो लिपिड है दो तरह का, सिंपल लिपिड और कॉन्जुगेटेड लिपिड। सिंपल लिपिड किससे बना है, दिख रही है ये दो शब्द आपको, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन से हमें लिपिड मिलता है। इस रिएक्शन का एक नाम होता है, और वो नाम क्या है, सिंधु कुमारी, ठीक है। वो नाम है एस्टरिफिकेशन, वो नाम क्या है, एस्टरिफिकेशन। फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच में एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन में हमें लिपिड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ ये बात समझ में आई कि लिपिड किससे बन रहा है, लिपिड बन रहा है फैटी एसिड और अल्कोहल से। लिपिड किससे बन रहा है, फैटी एसिड और अल्कोहल से। फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड क्या होता है मैम, क्या कॉन्जुगेटेड लिपिड फैटी एसिड और अल्कोहल से नहीं बनता, क्या ये किसी और चीज से बनता है, नहीं बेटा, ये भी फैटी एसिड और अल्कोहल से ही बनता है, लेकिन इसमें फैटी एसिड और अल्कोहल से जो लिपिड बना, जो लिपिड बना, उस लिपिड पे कोई एक इनऑर्गेनिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक ग्रुप, कोई एक इनऑर्गेनिक ग्रुप भी जुड़ा हुआ होता है, उस लिपिड को कॉन्जुगेटेड लिपिड बोलते हैं। इनऑर्गेनिक ग्रुप जैसे कि हो सकता है फॉस्फेट ग्रुप, हो सकता है सल्फेट ग्रुप, या कोई दूसरा इस तरह का ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा है इस बात पे निर्भर करता है कि उस कॉन्जुगेटेड लिपिड का नाम क्या पड़ेगा। आपके सिलेबस में कौन सा कॉन्जुगेटेड लिपिड है, फोस्फोलिपिड। तो यहां से समझ गए होंगे बच्चे कि लिपिड के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, बताओ। जो लिपिड बना फैटी एसिड और अल्कोहल से, उसके साथ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा फोस्फोलिपिड में, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। हाँ जी, मैम इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तो ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक में फोस्फोलिपिड में कौन सा वाला इनऑर्गेनिक ग्रुप, फोस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा ना, तभी तो उसका नाम फोस्फोलिपिड, ठीक है। यस मैम। तो सिंपल लिपिड की कहानी हो गई, फैटी एसिड और अल्कोहल से बना है। सिंपल लिपिड दोबारा से 4 भागों में बटा है। कौन से 4 भाग है, पहला है ट्रू फैट। अब देखो यहाँ पे आप वाला शब्द आ गया फैट, किसी बच्चे ने डेफिनेशन में इन्वॉल्व किया था। दूसरा है वैक्स, किसी बच्चे ने डेफिनेशन में इन्वॉल्व किया था। तीसरा है सुबेरिन, चौथा है क्यूटेनिन, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब सिंपल लिपिड है। दैट मीन्स ये सब के सब फैटी एसिड और अल्कोहल से बने हुए होंगे, ये सबके सब फैटी एसिड और अल्कोहल से बने होंगे। फिर ये अलग अलग कैसे है, सब अगर सभी फैटी एसिड और अल्कोहल से बने हैं मैम, तो फैट और वैक्स में अंतर क्या है। फैट और वैक्स में अंतर ये है कि अगर यहाँ पे अल्कोहल 1 यूज हो रहा है तो यहाँ पे अल्कोहल 2 यूज हो रहा है। मतलब कि इन सभी सिंपल लिपिड के अंदर, ये जो सिंपल लिपिड लिखे मैंने, इन सभी सिंपल लिपिड में अलग अलग अल्कोहल यूज हो रहा है। आपके सिलेबस में जो है वो है ट्रू फैट। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रू फैट में कौन सा अल्कोहल यूज हो रहा है। तो ट्रू फैट में कौन सा अल्कोहल यूज हो रहा है, यहां पे लिख लो ग्लिसरॉल। ट्रू फैट में कौन सा अल्कोहल यूज हो रहा है, ग्लिसरॉल। तो ट्रू फैट किससे मिलकर बना हुआ होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की रिएक्शन से ट्रू फैट बना हुआ होगा। इतनी कहानी सबको समझ में आई, इतनी कहानी सबको समझ में आई, ठीक है।
कि यस मैम। यहाँ से ये समझ में आया, यहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि लिपिड जो है वो है क्या, मतलब किसका बना है, फैटी एसिड का बना है, अल्कोहल का बना है, इन दोनों की रिएक्शन से जो मिला वो लिपिड है। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन से जो मिला वो लिपिड है। फिर हमने इसमें दो पार्ट पढ़ लिए, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, वो समझ में आ गया। अब फिर हमने पढ़ा कि सिंपल लिपिड में भी चार चार तरह के लिपिड होते हैं, फैट है, वैक्स, वैक्स भी एक लिपिड है। ठीक है, अगर मैं मान लो एक स्टेटमेंट, ऐसे एक स्टेटमेंट लिख दूं कि मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेटमेंट ये है कि all lipids are product of, or all lipids are product of a fatty acid एंड ग्लिसरॉल। सारे लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का प्रोडक्ट होते हैं। तो क्या ये बात सही होगी, ये बात ट्रू होगी या फॉल्स होगी, बताओ। मैम ट्रू। मैम फॉल्स। फॉल्स। ट्रू कौन कौन बोल रहा है, एक बार हैंड रेज कर दो। ट्रू कौन कौन बोल रहा है, दशरथ लाल, नीता, और कोई बच्चा ट्रू बोल रहा है, बच्चू लाल, बेटा आपका नाम यही है क्या, हर्षिका भारद्वाज भी ट्रू बोल रही है। अब जो बच्चे ट्रू बोल रहे हैं उन्हें अपनी आंखों का प्यूपिल जानते हो, प्यूपिल आंखों का, रोजी भी ट्रू बोल रही है, हाँ जी, तो रोजी, मुकेश कुमार भी ट्रू बोल रहे हैं। इन बच्चों को अपनी आंखों का प्यूपिल बड़ा करने की जरूरत है। आंखों के प्यूपिल को बड़ा करो और एक बार फिर से इस पन्ने को देखो। यहाँ पे ये देखो, मैंने आपको बताया था कि अलग अलग अल्कोहल यूज होते हैं अलग अलग लिपिड बनाने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि ट्रू फैट में कौन सा अल्कोहल यूज हो रहा था, ग्लिसरॉल। इसका मतलब वैक्स में कोई दूसरा अल्कोहल यूज हो रहा होगा ना, सुब्रीन को बनाने में कोई दूसरा, क्यूटिनिन को बनाने में कोई दूसरा अल्कोहल यूज हो रहा होगा। ग्लिसरॉल तो ट्रू फैट को बनाने में यूज हो रहा है। हाँ जी, नीता, दशरथ लाल, सिंधु, समझ में आया। तो अनुपा का जवाब, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स है। सारे लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के नहीं बने, वैक्स तो नहीं बना ग्लिसरॉल से, वैक्स को बनाने में तो हाँ जी बोलो बेटा। फैटी बात करता है। दोबारा समझ नहीं आया, फटाफट बोलो, बोलो। फैटी क्या, फैटी फैटी, चलो ठीक है, आप दोबारा बोलना, तब मैं सुनूंगी। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा और आप बोल नहीं रहे हो। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू नहीं है, क्योंकि सारे लिपिड जो है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से नहीं बने। हो सकता है, जैसे बताऊंगी फैटी एसिड क्या है, लेकिन इतनी बात है कि उसमें ग्लिसरॉल नहीं है, कोई दूसरा अल्कोहल है। उस अल्कोहल का नाम अगर आप चाहो तो उसका नाम भी ढूंढ लेना, कुछ मर्सेप्टाइल अल्कोहल करके उसका नाम होता है, मुझे अभी पूरा नेम याद नहीं है, बट उसमें कोई दूसरा अल्कोहल यूज हो रहा है, ग्लिसरॉल यूज नहीं हो रहा। तो ये नहीं बोल सकते कि सारे लिपिड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बने हैं, हो सकता है कोई दूसरा अल्कोहल यूज हो रहा हो। अब हमें समझना है यहाँ पे कि ये जो फैटी एसिड था और ये जो ग्लिसरॉल है ये क्या होते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, ट्रू फैट है, और ट्रू फैट किससे बना है, ट्रू फैट जो सिंपल लिपिड है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के रिएक्शन से बना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फैटी एसिड क्या है, फिर हम समझ लेंगे कि ग्लिसरॉल क्या है। तो लो जी, ये आ गया फैटी एसिड, दिखाई दे रहा है फैटी एसिड। क्या होता है फैटी एसिड, फैटी एसिड होता है जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये। अच्छा ये बता दो मुझे फटाफट, अमीनो एसिड में मैंने बताया था COOH ग्रुप को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी गुड दशरथ एंड अंशिका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलो इसको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये। ऐसे ही OH को क्या बोलते हैं बेटा, OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब फैटी एसिड में कौन सा ग्रुप यूज हो रहा है, देखो फैटी एसिड में कौन सा ग्रुप यूज हो रहा है, अल्कोहलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यूज हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और एक क्या यूज हो रहा है इधर, R ग्रुप, एक क्या यूज हो रहा है, R ग्रुप। ठीक है, अब ये R ग्रुप क्या होता है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में भी हमने R ग्रुप पढ़ा था, वहां पे R ग्रुप क्या था, वहां पे R ग्रुप वेरिएबल पढ़ा था हमने कि बदलता रहता है, हो सकता है R हाइड्रोजन हो सकता है R CH3 हो सकता है बच्चों R जो है वो कोई सल्फर के साथ जुड़ा हो सकता है R, हाँ एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है ना, हमने अमीनो एसिड में कई सारे R ग्रुप पढ़े थे। यहाँ पे R ग्रुप क्या है, यहाँ पे R ग्रुप कार्बन की चेन है, एक क्या है, कार्बन की चेन है, कार्बन बोलो बल्कि बेटर है आप बोलो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की चेन है, मतलब कि CH3 CH2 CH2 ऐसे हो सकता है एक ही हाइड्रोकार्बन हो, मतलब CH3 R की जगह पे।
हो सकता है R की जगह पे 2 हो, हाइड्रोकार्बन 2 हो सकता है 3 हो, क्या हो सकता है 3 भी हो सकते हैं, हो सकता है 20 हो, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 20 भी हो सकते हैं। तो मतलब ये R जो है ना, ये बहुत लंबी कार्बन की चेन है, और मैं आपको बताती हूं इसी लंबी कार्बन की चेन के कारण लिपिड जो हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक। इसी सॉरी, वेरी सॉरी, ठीक है, लिपिड जो है बेटा क्या है, लिपिड जो है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक है। क्यों, जस्ट से some student is calling me, I don't know whom she is. Just a second, sorry for the interruption, let me block her for now. It's not the way to call a teacher. या ओके, हाँ जी, तो लिपिड जो है, लिपिड क्या है बेटा, हाइड्रोफोबिक क्यों है, आर चेन की वजह से। आर समझ में आया आपको, आर क्या है, कार्बन की एक लंबी चेन है, और COOH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो हमारा फैटी एसिड आर और COOH से मिलके बना है। इतनी बात समझ में आई आपको, फैटी एसिड के रिगार्डिंग इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अब उसके बाद Yes, ये आप इस स्लाइड पे कुछ शब्द देख रहे हो ना, उनका मतलब मैं आपको यहाँ समझा दूंगी। पहले ये देखो कि फैटी एसिड हमें पता लग गया कि भाई आर और COOH से मिलके बने हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको एक बात और पता चलेगी कि फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। देखो मैंने बोला आर कार्बन की चेन है, ये बात बोली थी मैंने, कार्बन नहीं सॉरी, क्या आप बोलो, बेटर वर्ड क्या है, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि सिर्फ कार्बन तो है नहीं, हाइड्रोजन भी लगा है, तो आर क्या है, हाइड्रोकार्बन की चेन है। ये बात तो ठीक है मैडम, हमें समझ में आ गई। अब ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन है ना, हो सकता है इसमें सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड में लगे हुए हों। सिंगल और डबल बॉन्ड तो आप जानते हो ना? यस मैम। ऐसा भी हो सकता है, वेरी गुड, ऐसा भी हो सकता है, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कार्बन है सारे ना, इस आर ग्रुप में ये जो कार्बन की चेन है, इसमें सारे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अगर सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन की चेन है तो ऐसे फैटी एसिड को बोलेंगे सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन की चेन है तो ऐसे फैटी एसिड को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। समझ में आई इतनी बात? ये है बात नंबर 1। Yes, ma'am. देखो अब देखो बात नंबर 2। Yes, ma'am. ठीक है, समझ आ गई, बहुत बढ़िया। बात नंबर 2 देखो, बात नंबर 2 क्या है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, मैं एसएटी से लिख रही हूँ और फैटी एसिड को एफए लिख रही हूँ। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनमें सिंगल बॉन्ड है, और हमेशा याद रखना आगे जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, जब आपको पता चलेगा कि सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, केमिकल बॉन्डिंग आपके चैप्टर है केमिस्ट्री में, आई थिंक 11th में ही होता है। यस मैम। पढ़ लिया? पढ़ लिया ना? अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है कि नहीं होती? होती है। सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, इसलिए सिंगल बॉन्ड को मेल्ट करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, और डबल बॉन्ड वाली चेन को मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर कम लगेगा। कम लगेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? हुई क्लियर यहाँ तक बात? यस मैम। अब तीसरी बात ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है घी, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है आपका जिंजली ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो आप किचन में यूज करते हो, वो सब। अब मेरे को क्या ये बताना पड़ेगा कि सर्दियों में घी जम जाता है पर रिफाइंड ऑयल नहीं जमता? इसका क्या रीजन होता है? अभी मैंने बताया सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, ज्यादा कि कम? ज्यादा। घी जो है, जो कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ज्यादा टेम्परेचर गर्मियों में होता है, मतलब वो गर्मियों में मेल्ट रहेगा, सर्दियों में नहीं रहेगा मेल्ट। जबकि जिंजली ऑयल या रिफाइंड ऑयल, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, मतलब वो कम टेम्परेचर पे भी किस फॉर्म में रहेगा, मेल्ट फॉर्म में रहेगा, मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये किस फॉर्म में मिलता है हमें, सॉलिड फॉर्म में मिलता है विंटर्स में, और ये किस फॉर्म में मिलता है हमें, लिक्विड।
लिक्विड। समझ में? अब मम्मी को बताना कि मम्मी आपने कभी सोचा है कि घी जम जाता है और रिफाइंड नहीं जमता? ठीक है, बताएंगे मम्मी को जाके। यस मैम। यस मैम। चलो बढ़िया, मम्मी यस कहेंगी मैम। ये मेरे बच्चे अच्छे मैंने पैदा करे, मेरे को ही साइंस बताने चले, मैं इतने टाइम से खाना बना रही हूँ, ये साइंस पढ़ाएंगे ना। मम्मी आपको किचन से बेलन मार के बाहर निकाल देंगी, मत बताना मम्मी को। चलो जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट इज ग्लिसरॉल। अभी हमने पढ़ा था कि भाई लिपिड जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना है, तो फैटी एसिड तो हमने देख लिया, अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? ये तो पता है कि मैडम ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है, बिल्कुल ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है। देखो बड़ा बड़ा आपको इसमें ये OH OH दिख रहे हैं ना, तो ये एक अल्कोहल है, इसमें OH है। अब ग्लिसरॉल के अंदर तीन तो कार्बन है और 3 ही OH ग्रुप है, और इसकी स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रही है ऐसी होती है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। ये क्या है इसकी बेटा? ये इसकी क्या है? स्ट्रक्चर है। दिख रही है आपको? ऐसा दिखता है ग्लिसरॉल। मैम आज की क्लास के नोट्स मिल जाएंगे ना? हाँ जी मिल जाएंगे। ठीक है, ग्लिसरॉल कैसा दिखता है बेटा? ऐसा दिखता है। ठीक है, अब आप ये देखो कि ग्लिसरॉल आपने देख लिया और फैटी एसिड आपने देख लिया, आप ये देखो कि इन दोनों से लिपिड कैसे बन जाता है। यहाँ पे मैंने ग्लिसरॉल बना रही हूँ, मैं यहाँ पे एक ग्लिसरॉल बना रही हूँ, देखना ध्यान से। क्या मैंने ये एक ग्लिसरॉल बनाया है? ये मैं 3 ग्लिसरॉल तो नहीं बना दिए। किसी को ये 3 ग्लिसरॉल भी नजर आ रहा है क्या? कोई बच्चा ऐसा जो इसे 3 ग्लिसरॉल समझ रहा हो कि मैडम ने तो 3 ग्लिसरॉल बना दिए भाई साहब? नो मैम। ये मैम एक ग्लिसरॉल, स्टार्टिंग एक से। ही ग्लिसरॉल में 3 कार्बन और 3 OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये एक ग्लिसरॉल मैंने बनाया। अब मैं देखो एक फैटी एसिड आपको बना के दिखा रही हूँ। ये मैं फैटी एसिड बना रही हूँ, ध्यान से देखना, आपको समझ में आ रहा है क्या कि ये फैटी एसिड मैंने बनाया है। यहाँ पे CH2 CH18, ये देखो, किसी को समझ में आ रहा है कि ये मैंने फैटी एसिड बनाया है? देखो इसमें No, एक ma'am. ग्रुप है और ये कार्बन No, कितने ma'am. हैं? टोटल कार्बन कितने हैं इस फैटी एसिड में? टोटल कार्बन कितने हैं बेटा इस फैटी एसिड में? 3। 3. 3 दिख रहे हैं? अरे बाप रे, प्यूपिल बड़ा करो अपना, आंख मैम फाड़ 20. के। मैम वेरी गुड, जो बच्चे 3 बोल रहे हैं ना वो 20। मैम द 20. मैम 20 कार्बन, 20. वेरी गुड, 20 कार्बन है। बस 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 बस, पता लग गया आपकी आंखें काम कर रही हैं। 20 कार्बन वाले फैटी एसिड को क्या बोलेंगे बेटा? नाम है उसका अरेकिडोनिक फैटी एसिड। ऐसे ही 16 कार्बन अगर होते ना तो उस फैटी एसिड को मैं पामिटिक फैटी एसिड बोलती। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फैटी एसिड का नाम नंबर ऑफ कार्बन के साथ बदल जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो मैं Yes. यहाँ फैटी Yes, ma'am. मैंने एक और फैटी एसिड लिया यहाँ पे। एक से मेरा काम नहीं चल रहा, मैंने एक और ले लिया। अभी भी मेरा काम नहीं चल रहा, मैं एक और ले रही हूँ। मैंने एक और ले लिया फैटी एसिड, अब मेरा काम बन जाएगा। अब मेरे को ये बता दो अमीनो एसिड किस किस को याद है? मेरे को ये बता दो COOH अमीर ग्रुप था कि गरीब ग्रुप था? मैम अमीर. अमीर था अमीर. भाई साहब, अरे वाह। अमीर था तो क्या देगा अपना? मैम क्या देगा अपना? अपना H+ देगा। इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, H+, प्रोटॉन अपना H+ देगा। ठीक है, Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन मत बोलो, क्यों बोल रहे हो ऐसी, मेरा दिल क्यों तोड़ रहे हो तुम? COOH क्या देगा? H+ देगा। ठीक है, और ग्लिसरॉल जो है वो क्या निकालता है? अपना OH निकाल देता है। जब H+ और OH- निकल जाएंगे तो इन दोनों से मिलके क्या बन जाएगा? यहाँ पे इन दोनों से मिलके यहाँ क्या बन जाएगा? वाटर नहीं बन जाएगा? वाटर। Yes, ma'am. वाटर बन जाएगा ना, तो मेरे को क्या मिले? वाटर रिमूव हो जाएगा। मिले 3 मॉलिक्यूल, किसके मिले? Hydrogen. वाटर के। वाटर के 3 Water. मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब यहाँ पे वाटर निकल गया तो मेरे पास इधर क्या बचा? क्या ये जो स्ट्रक्चर अब मैं बना रही हूँ ये आपको समझ में आ रही है कि मैंने ये स्ट्रक्चर कैसे बना दी? मैंने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में रिएक्शन करवा दिया है, और रिएक्शन करने के बाद मेरे को कुछ ये मिला। अब मेरे को ये बताओ किस किस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे मिला? बस वो बच्चे हाथ उठाओ। अंजी नंदनी बेटा गुड इवनिंग, रीजॉइन करा है कि अभी ही ज्वाइन करा है? हाँ जी, मेरे को एक बार हैंड रेज करके वो बता दो
मेरे को एक बार हैंड रेज करके वो बता दो जिन बच्चों को अनुपा कह रही है समझ नहीं आया, नीता, भावना, बाकी मैम एक बार स्टार्टिंग से बता दो इसको, ग्लिसरॉल को। नंदिनी क्या बेटा? इसको एक बार स्टार्टिंग से बता दो। हाँ नहीं थोड़ा नहीं सा। नहीं बेटा, स्टार्टिंग से तो देखो फिर बच्चे का सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आपको मैं क्लास के एंड में थोड़ा सा बताऊंगी। पहले मेरे को बस ये बताओ, पहले मेरे को ये बताओ, देखो लेट ज्वाइन करोगे ना, मैं रिपीट नहीं करूंगी, ये मैंने पहले ही बोल दिया था। ऐसे तो फिर है ना, जो मेरे डिसिप्लिन वाले बच्चे हैं उनका बेटा टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक रीजन रहा हो, लेकिन स्टिल अब टॉपिक के बाद ही मैं कंप्लीट दोबारा बताऊंगी, ठीक है बेटा? मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आ रही है कि कैसे मैंने ये लिपिड बना दिया इससे। देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, एकदम आंखें गड़ा के देख लो। H+ और OH- निकल गई, तो यहाँ पे सिर्फ CH2 बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया? एक ऑक्सीजन और एक कार्बन। मैंने कुछ नहीं किया, इन्हीं को देखो साथ में लगाया। एक बार ध्यान से देखो, ऐसे ही किया ना मैंने। यहाँ से मैंने देखो, यहाँ से निकल गया था OH और वहां से निकल गया था H। तो मैंने क्या किया, ये वाला ऑक्सीजन, ये कार्बन, देखो लगा रखा, ऑक्सीजन कार्बन लगाया ना। आगे की चेन एजिटीज लगाया ना। हाँ जी, आना तो बोल दो प्यारे बच्चों। यस मैम। यस मैम। अंशिका धन्यवाद। और किस किसने यस मैम बोला? अनूपा ने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कि ये बच्चे जग रहे हैं। मुकेश सो गए हैं क्या? मुस्कान सो गई हैं क्या? रोजी जग रही हो बेटा? ठीक है, रोजी भी जग रही है। मैं पूछूंगी, जो बच्चा सो गया यहीं से उनको मैं नींबू मारूंगी सर पे, ठीक है ना? निम्बोड़ा। हाँ जी, बोलो बेटा। इस लिपिड का नाम क्या है? इस लिपिड का नाम है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। अब मेरे को ये बता दो, इस ट्राइग्लिसराइड में ट्राई माने होता है, ये मैंने बता दिया, ट्राई माने 3 होता है। बस मुझे ये बता दो, इस लिपिड में 3 क्या दिख रहे हैं आपको? मैंने कौन सी चीज 3 यूज? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मैंने 3 यूज किए, बहुत पहले ही ये बता दिया था मैंने। ग्लिसरॉल किसी को मैंने पूछा भी था कि ध्यान से देखो, ये वही बच्चे हैं क्या जो सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे? मैंने बताया था कि ये किसी को 3 ग्लिसरॉल दिख रहा है, तो आप लोगों ने कहा था नहीं मैडम हम तो बहुत होशियार हैं, ये 3 ग्लिसरॉल नहीं है। मैम ये 1 ग्लिसरॉल है। हाँ, तो मैंने पूछा 3 क्या है यहाँ पे, क्योंकि इस लिपिड का नाम ट्राइग्लिसराइड है। कार्बन। 3। वेरी गुड। हु सेड फैटी एसिड? हु सेड? मैम मुस्कान। वेरी गुड। हु सेड यू आर नॉट परफेक्ट? यू आर परफेक्ट, यू आर वेरी राइट, ठीक है ना? सुना है गाना? हु सेड? चलो, बिल्कुल सही बताया। मुस्कान के जवाब को सब ध्यान से सुन लो बेटा। यहाँ पे 3 फैटी एसिड हमने यूज करे, ये दिखाई नहीं दे रहे क्या आपको? आंखें बड़ी करके देखो, आंखें बड़ी करके देखो, ये देखो 3 फैटी एसिड रहे। ये फैटी एसिड नंबर 1, ये फैटी एसिड नंबर 2, ये फैटी एसिड नंबर 3। कौन से फैटी एसिड है? एराकिडोनिक फैटी एसिड। 3 लिए हैं मैंने, 1, 2 और 3। एक ही OH के साथ, एक ही OH के साथ जोड़ दिया और एक ही OH के साथ जोड़ दिया। तो इसको ट्राइग्लिसराइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जरूर इसमें कुछ ना कुछ 3 यूज हुआ होगा। यहाँ पे 3 यूज हुआ है फैटी एसिड और 1 यूज हुआ है ग्लिसरॉल। अब मेरे को ये बता दो प्यारे बच्चे, सारे एक साथ बोलेंगे, एक लाइन में, बिल्कुल सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मोनोग्लिसराइड एक ऐसा लिपिड है जिसका नाम है मोनोग्लिसराइड। उसमें कितने फैटी एसिड होंगे और कितने ग्लिसरॉल होंगे? एक साथ सारे बच्चों का माइक ऑन हो जाए। मैम 2 फैटी एसिड होंगे और 1 ग्लिसरॉल होगा। 2 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल। बस बस, अब मत बोलना, इसके बाद मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, इसके बाद मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। 2 फैटी एसिड। मोनो माने क्या होता है? एक फिर क्यों मतलब मारना है मैडम को? इसलिए इंटेंशनली बोला था कि मैम हमें पता तो है, बस हमें मैंने एक बार आपको दुख लगे। हाँ जी, 1 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल है। डाइग्लिसराइड बताना जरा एक बार मेरे को। यहीं पे मारोगे तुम लोग मुझे। डाइग्लिसराइड 2 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल। 2 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल। ठीक है, चलो बचा ली तुमने मेरी जान, धन्यवाद। आगे चले, आगे चले। यस मैम। यस मैम। चलो चलो चलो, अगला क्या है? फोस्फोलिपिड। कैसा लिपिड था ये? सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड था ये? अरे भाई जल्दी बता दो, ये सिंपल लिपिड था क्या? कंजुगेटेड लिपिड। शाबाश, जान मत ले लेना यहीं पे बैठे बैठे मेरी। ये ना ऐसी गलतियां करोगे ना, मोनोग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड बोलोगे तो बस यही हार्ट फेल हो जाएगा मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। मोनोग्लिसराइड में मैम 2 फैटी एसिड, वाओ। फॉस्फोलिपिड इज अ कॉन्जुगेटेड लिपिड। कहानी मैंने शुरू में बता दी थी, यहाँ पे ज्यादा नहीं समझाऊंगी मैं। देखो एक बार ध्यान से, एक बार अपने प्यूपिल को बड़ा करके देख लो तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चों के चश्मा लगने वाला है। नंबर चेक करवा के आना, कल मैं पूछूंगी अगली क्लास में कौन कौन बच्चा गया था डॉक्टर के पास। ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के पास कितने OH ग्रुप है? फटाफट
ग्लिसरॉल के पास कितने OH ग्रुप है, कितने OH ग्रुप है, कितने OH ग्रुप है? अरे बाप रे, थैंक यू मेधा, थैंक यू आर अ लाइफ सेवियर। OH 3 है इसके पास, मैंने क्या करा, इसके पास 2 फैटी एसिड जोड़े हैं, मैंने इसके 2 फैटी एसिड जोड़े, मतलब इसका एक OH ग्रुप अभी भी फ्री है, एक OH ग्रुप इसका अभी भी फ्री है। उस फ्री OH ग्रुप के साथ मैंने फॉस्फेट जोड़ दिया, इसी को मैंने क्या बोला, फोस्फोलिपिड बोला। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। इसी को क्या बोला, फोस्फोलिपिड बोला। 3 OH थे, 3 OH थे कि नहीं थे? ठीक है, एक यहाँ पे OH था, एक यहाँ पे OH था, एक यहाँ पे OH, इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ ये वाला जोड़ा, क्योंकि मैंने फोस्फेट जोड़ा इसलिए इसको क्या बोला, फोस्फोलिपिड बोला। ठीक, बात क्लियर हुई? ठीक है, बात क्लियर हुई? यस मैम। अब एक टर्म है लेसिथिन, एक टर्म क्या है, लेसिथिन। पढ़ी है किसी ने? लेसिथिन पढ़ा है किसी ने? नो मैम। क्या होता है लेसिथिन? आपकी एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोलो फटाफट, पास में है तो एनसीईआरटी। मैम फोस्फोलिपिड ही लिखा हुआ है और ब्रैकेट में डाल रखा है लेकिन। अरे वाह भाई, शाबाश, बच्चे ने एनसीईआरटी तो खोली। अब कभी भूलोगे नहीं लेसिथिन को, क्योंकि अब मैडम ने बताया तब आपने देखा, खुद से पढ़ते तो इग्नोर कर जाते ब्रैकेट की चीज को। लेसिथिन एक फोस्फोलिपिड ही है। कैसा फोस्फोलिपिड है ये देखो, पता है क्या है इसमें? कुछ नहीं है, लेकिन ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम एनसीईआरटी में दे रखा है। ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप है। इस फॉस्फेट ग्रुप के एक ऑक्सीजन के साथ, यहां देखो आप, इस स्ट्रक्चर को जूम कर रही हूं मैं, इसको दिख रहा है आपको? ये देखो, ये क्या है बेटा, ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये फॉस्फेट ग्रुप है ना। यस ये फॉस्फेट ग्रुप ग्लिसरॉल के OH के साथ जुड़ रहा है, ये ग्लिसरॉल का OH ग्रुप है, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है। इस फॉस्फेट ग्रुप के एक ऑक्सीजन के साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ मैंने एक X नामक ग्रुप जोड़ दिया। ये X नामक ग्रुप क्या है? ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, और इसका नाम क्या है? इस ग्रुप का, इस X का नाम है कोलीन। इस X का नाम क्या है? कोलीन। तो जब मैं फॉस्फेट के साथ कोलीन जोड़ती हूँ ना, तो मेरे को लेसिथिन मिलता है। क्यों इस लेसिथिन को ऐसे अलग से क्यों दिया, इस फॉस्फोलिपिड को अलग से क्यों दिया? इसलिए दिया आपकी एनसीईआरटी ने, क्योंकि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है आपके अंदर जो बस रही है, जिससे आपकी सेल बनी है, उस सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की बाइलेयर है, सेल वाले चैप्टर में सबने पढ़ा है। उस लिपिड की बाइलेयर में फोस्फोलिपिड है, ये भी पढ़ा है। कौन सा फोस्फोलिपिड है ये अब पढ़ लो, लेसिथिन। इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसको, आएगा ये। क्लियर हो गया? हाँ जी, यस मैम। बढ़िया से। चलो तो फिर हमने कितने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिए अब तक? बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे हैं। पता है क्या होता है, जब हम चैप्टर को आगे पढ़ते जाते हैं ना, तो हम पीछे का भूलते जाते हैं। इसलिए क्लास के बाद एक तो पढ़ना जरूरी है, साथ में रिवाइज करना क्लास जो पढ़ाई। दूसरा, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो पीछे की स्टोरी को भी लिंक करते चलो, फिर चैप्टर नहीं भूलोगे। जैसे कि ध्यान में हमेशा रखो कि मैं बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रही हूँ। बायोमोलिक्यूल में मैंने सबसे पहले अमीनो एसिड के बारे में पढ़ा था। मैडम ने कहा था कि अमीनो एसिड में ज्यूटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रिवाइज होता है ऐसे। दूसरे नंबर पे मैम ने लिपिड पढ़ाया है, ठीक है। फिर लिपिड में 2-3 कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट पढ़ाए हैं उनको याद करो, फिर आपका एक फ्लो बन जाएगा। अब आपको पता लग जाएगा कि मैम अब तीसरा बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगी कोई, और वो तीसरे बायोमोलिक्यूल का नाम है न्यूक्लियोटाइड। अब मैम आपको एक कहानी सुनाती हैं। ये जो चैप्टर है ना बायोमोलिक्यूल, ये कुछ नहीं है, मोती और माला का खेल है। ये क्या है ये चैप्टर? ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर मोती और माला का खेल है। मोती और माला कैसे? इसमें क्या है, इस चैप्टर में बहुत सारी माला है और बहुत सारे मोती हैं। ये देखो, आपको यहाँ पे एक माला बना के दिखा रही हूँ, एकदम डायमंड की। ये मैंने माला बनाई है। किसकी माला बनाई है मैंने? डीएनए की या आरएनए की? ठीक है। हाँ जी फर्शिका। मैम क्लास लीव कर रहे हैं, कोचिंग जाना है। अरे बाप रे, कितनी मजेदार क्लास चल रही थी। रोकूंगी तो नहीं आपको, पर आप डिसाइड कर लो थोड़े दिन में ना कि कोचिंग चलेगी कि मैम की क्लास चलेगी, ठीक है। कॉल करके फिर मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगी, कोचिंग में जाते जाते सुन लूंगी। चलो जाओ, लेकिन बेटा सच्ची बता रही हूँ ना, 2-2 चीजें नहीं संभलेंगी, एक संभालो, या तो फिर कोचिंग में पढ़ो, यहाँ पे ज्वाइन मत करो, ठीक है। और यहाँ अच्छा लग रहा है तो वहां छोड़ो। चलो कोई बात नहीं, तो जाओ आप।
यहाँ पे अब ये जो टॉपिक चल रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के बच्चे, सच बता रही हूँ, पूरी क्लास जो बैठे हो ना, ये पूरे 45 मिनट्स बैठे हो, ये वेस्ट हो जाएंगे अगर 15 मिनट में क्लास छोड़ के चले गए तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हो और इसे बुक से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, अब सुनो, ये मैंने माला बनाई है, इस माला का नाम क्या है? डीएनए या आरएनए है। अब माला मोतियों की बनी होती है, यानी कि ये गोला एक मोती है, ये तो है माला। डीएनए या आरएनए एक माला है, या फिर न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड एक माला है। मोती जो है यहाँ पे, मोती क्या है? ये माला किस मोती का बना है? मोती है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। मोती क्या है यहाँ पे बेटा? न्यूक्लियोटाइड। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ, एकदम फुल फ्लैज एक्सपेरिमेंट। मैंने ये माला ली, माला में देखा मोती, मैंने मोती को तोड़ लिया, लो जी तोड़ लिया मोती तोड़ने में मैं बहुत माहिर हूँ, मैंने मोती तोड़ लिया, मुझे मोतियों का कलेक्शन पसंद है। मैंने मोती तोड़ लिया तो मुझे क्या मिला? जब मैंने मोती तोड़ा तो मैंने मोती को गौर से देखा। जब मैंने मोती को गौर से देखा तो मेरे को दिखा कि मोती के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा रेड कलर का है, एक हिस्सा है येलो कलर का, और एक हिस्सा है, हाँ जी अन्नू जी चली गई है, चलो कोई बात नहीं, बिना बताए जाने वाले बच्चों पे मेरी सख्त निगाह है। ठीक है, हर्षिका जी वापस चलते चलते क्लास ले रही है। हर्षिका जी ध्यान से सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है। देखो मैंने मोती तोड़ दिया, यानी कि मैंने न्यूक्लियोटाइड को अंदर से देखा, तो मेरे को 3 पोर्शन मिले, एक रेड कलर का, एक येलो कलर का, एक व्हाइट कलर का। सॉरी ये कलर लेते हैं, इसका नाम है पोर्शन नंबर 1, ये मिला मेरे को पोर्शन नंबर 2। अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, एक बार अपना डाउट कॉपी में लिख लो। न्यूक्लियोटाइड को मैं देख रही हूँ और मेरे को न्यूक्लियोटाइड में 3 पोर्शन मिले हैं, पोर्शन नंबर 1, पोर्शन नंबर 2 और पोर्शन नंबर 3। पोर्शन नंबर 1 का नाम है शुगर, पोर्शन नंबर 2 का नाम है नाइट्रोजनस बेस, और पोर्शन नंबर 3 का नाम है फॉस्फेट ग्रुप। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोटाइड में क्या चीज है, क्या अंतर है, क्या नहीं है। आपके दिमाग में एकदम सपाट क्लियर है कि लंबी माला में एक मोती मैंने तोड़ा, माला थी न्यूक्लिक एसिड की, मोती था न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यानी मोती को जब मैंने देखा तो मेरे को उसमें 1 मिला शुगर, 2 मिला नाइट्रोजनस बेस और तीसरे नंबर पे मिला फॉस्फेट। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ कि 1 + 2 + 3 मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों? क्या बना रहे हैं? एनीवन? फटाफट बता दो भाई, सन्नाटे से मुझे बहुत डर लगता है। न्यूक्लियोटाइड। यहाँ किसी तो बच्चे ने न्यूक्लियोसाइड भी बोला, बस वो बच्चा एक बार अपना नाम बताओ। सबा बेटा। अब सबा बेटा यहाँ पे अच्छा कई बच्चों ने बोल दिया बेटा, अरे यार ये तो फिर मेरा दिल टूट गया। देखो मैंने यहाँ क्या बोला था, ये एक मोती क्या था? न्यूक्लियोटाइड था। मैंने न्यूक्लियोटाइड को तोड़ के देखा तो मेरे को क्या मिला? 1 2 3 मिला। तो भाई 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड में ही तो है ना, इसे न्यूक्लियोसाइड क्यों बोल रहे हो यार? देखो ना मैंने मोती को लिख दिया यहाँ, मोती न्यूक्लियोटाइड है, टी। ओहो अच्छा दिख नहीं रहा, बच्चों की आंख कमजोर है, टी को हाईलाइट कर दिया। अब दिख रहा है? यस मैम। अब दिख रहा है, चलो अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा। अब दोबारा बता दो, 1 + 2 + 3 क्या बनाएंगे मिलके? न्यूक्लियोटाइड। वेरी गुड। 1 + 2 ओनली, ये लोग मिलके क्या बनाएंगे? 1 + 2 न्यूक्लियोसाइड। याद ना रहे तो ऐसे याद रखना, N माने नाइट्रोजनस बेस, S माने शुगर। नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। पर अगर मैं न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट और लगा दूं तो क्या मिलेगा मुझे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड से बना है ना, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड से बना है ना? हाँ जी बताओ सबा, अनुपा सही बोल रही हूँ ना? मैम इज ऑलवेज राइट। न्यूक्लियोसाइड, मैं ठीक बोल रही हूँ? न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लिक एसिड बनाता है। यस मैम। अरे भाई मैं नहीं पढ़ा रही तुम लोगों को, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लिक एसिड बना, मैं सही बोल रही हूँ? नो मैम।
मैम न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लिक एसिड कैसे बनेगा? तो फिर पहले क्यों नहीं बोलते? पहले क्यों नहीं बोलते हैं? दुश्मनी है क्या कोई? न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लिक एसिड बना? यस मैम। अरे भाई इतना ऊपर बता दिया, न्यूक्लिक एसिड माला है, माला मोतियों की बनी है, एक मोती का नाम न्यूक्लियोटाइड है। भाई ऐसे करोगे तो बच्चों, मैम न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बना है। न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बना है, हाँ ठीक है, बोल सकते हैं कि भाई इसमें फॉस्फेट डाल दिया तो फिर न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये बोल सकते हैं, चलो ठीक है, ये मान ली बात। पर मैंने तो तुमको ये बोला था ना, ये पूछा था ना कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोसाइड से बना है, मैं ठीक बोल रही हूँ क्या? मैं ठीक बोल रही हूँ क्या? मैम इज ऑलवेज राइट? मैम इज नॉट ऑलवेज राइट, मैम गलत बोल रही है। न्यूक्लियोसाइड से नहीं बना न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड बना है न्यूक्लियोटाइड से। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ समझ लेते हैं हम 1, 2 और 3 को थोड़ा डिटेल में। देखो 1 पे क्या था? 1 क्या था? न्यूक्लियोटाइड का पहला पोर्शन क्या था? शुगर। शुगर। वेरी गुड, वेरी गुड, शुगर था। हमारे पास न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के हैं? अरे कंफ्यूजन हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड, ये तो पता होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए नहीं होते? यस मैम। ठीक है, और ये सारी कहानी हम न्यूक्लिक एसिड के लिए तो पढ़ रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, कोई सा भी न्यूक्लिक एसिड हो वो न्यूक्लियोटाइड से बना है। न्यूक्लियोटाइड का पहला हिस्सा शुगर है। अब देख लेते हैं कि डीएनए में कौन सी शुगर है और आरएनए में कौन सी शुगर है। डी फॉर डीएनए, डी फॉर डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक। बस खाली डीऑक्सीराइबोस, न्यूक्लिक प्यूक्लिक कुछ नहीं, सिर्फ शुगर की बात हो रही है। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, मैं डीएनए की फुल फॉर्म थोड़ी ना पूछ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ शुगर। न्यूक्लिक प्यूक्लिक मत लगाओ इसमें, एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ो, रटी रटाई बातें नहीं बोलनी, एकदम ऐसा बेस है ना, बहुत क्लियर होना चाहिए, तब निकलेगा कोई एग्जाम, तब पहुंचोगे 12वीं के बाद कहीं जगह पे, वरना कुछ नहीं होना बेटा, सच बता रही हूँ मैं। ऐसे ही घर में चक्की पीसिंग 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 पीसिंग। ठीक, डीएनए में कौन सी शुगर है? डी फॉर डीएनए, डी फॉर डीऑक्सीराइबोस। आरएनए में कौन सी शुगर है? आरएनए में कौन सी? राइबोज। ठीक है, ग्लूकोज को तो सब जानते हो, पीते भी हो खाते भी हो, ग्लूकोज भी एक शुगर है ना? 6 कार्बन की शुगर है, आपसे जान लो। ग्लूकोज 6 कार्बन की शुगर है। ऐसे ही राइबोज, ये मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल इसलिए दिया है, राइबोज ऐसा सोचना मत कि पता नहीं राइबोज क्या होता है, कुछ नहीं है। जैसे ग्लूकोज शुगर होती है ना, ऐसे राइबोज भी एक शुगर होती है, बस फर्क इतना है कि ये 5 कार्बन की होती है। कितने कार्बन की होती है ये? मतलब 5 कार्बन मिलके बनाते हैं राइबोज। ठीक है, अब तो फिर डीऑक्सीराइबोज क्या बला है मैडम? डीऑक्सीराइबोज क्या बला है? कोई बला नहीं है। देखो इसमें 5 कार्बन है, इन 5 कार्बन में से जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है ना, 5 कार्बन में से जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है, उस सेकंड नंबर वाले कार्बन पे OH लगा था। क्या करा मतलब जब इवोल्यूशन हुआ तो उसमें क्या हुआ, इस OH का ऑक्सीजन हट गया और बच गया खाली H। तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज में सेकंड नंबर वाले कार्बन पे सिर्फ H है और राइबोज के अंदर सेकंड वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है। डी का मतलब होता है हमेशा रिमूवल, डी का मतलब होता है रिमूवल। किसका रिमूवल हुआ है यहाँ पे? किसका रिमूवल हुआ है? मैम ऑक्सीजन। देखो ऑक्सी का हुआ है ना, ऑक्सीजन का। तो राइबोज में से ऑक्सीजन का जब रिमूवल हो गया तो क्या बन गई? डीऑक्सीराइबोज शुगर बन गई, और डीएनए में यही होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस मैम। यहाँ तक बात क्लियर है? न्यूक्लियोटाइड का अगला पोर्शन बताओ कौन सा था? सेकंड बता दो फटाफट। मैम नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन कौन बोला? वो बच्चा तो मेरे सामने वीडियो ऑन करके आ जाए। मैम नाइट्रोजन बेस। कोई नाइट्रोजन भी बोल, कोई नाइट्रोजन बोला था भाई, कोई तो था, दिल तोड़ने के लिए आया था और तोड़ के चला गया, मैं पकड़ नहीं पाई उसे। दूसरा पोर्शन है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। तन्नू सिंह, ठीक है जी, बिना बताए चली गई, इतनी देर तक बैठी, आखिरी के 5 मिनट नहीं झेले गए। अच्छा सॉरी नेटवर्क इशू होगा कोई, दोबारा आ गई है तन्नू जी। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन और ठीक है बेटा, प्यूरिन और प्रिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन नाम से बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्यूरिन क्या है? 2 रिंग से बना है, ऐसी 2 रिंग, अंगूठी नहीं, कार्बन की रिंग, अंगूठी मत समझना,
ये एक रिंग से बना है, अंगूठी नहीं, कार्बन की रिंग, ठीक है। ये 2 रिंग से बना है, ये 1 रिंग से बना है, बस इतना ही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है इसमें। अच्छा, ये जो 2 रिंग है, ये दोनों रिंग अलग अलग है। अगर एक रिंग लाल है तो एक रिंग पीली है, एक रिंग अगर लाल है तो एक रिंग पीली है, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि प्यूरिन इज हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। हेटेरो माने डिफरेंट, इसमें 2 साइकिल है, 2 रिंग है, लेकिन वो अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है ना। बस छोटा सा पॉइंट याद रखना है, प्यूरिन इज हेटेरोसाइक्लिक। अब देखो प्यूरिन फिर से कितने टाइप का है। प्यूरिन अगेन इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के प्यूरिन है, एक है एडेनिन, एक है ग्वानिन। हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं हम, फटाफट बताना, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? बेस, नाइट्रोजनस बेस पढ़ रहे हैं ना, नाइट्रोजनस बेस। यस मैम। तो नाइट्रोजनस बेस में 2 चीजें Yes, देखी ma'am. हमने, नाइट्रोजनस बेस में हमने 2 चीजें देखी, प्यूरिन और पिरिमिडिन। और प्यूरिन फिर 2 तरीके देखे, एडेनिन और ग्वानिन, और हमने पिरिमिडिन 3 तरीके देखे, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। ये टोटल जो मैंने बनाया ना यहाँ पे, इधर इस पन्ने पे, ये जो टोटल आपको नाम दिख रहे हैं, A फॉर एप्पल, G फॉर ग्रेप्स, C फॉर कैट, T फॉर टाइगर, U फॉर अम्ब्रेला, ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। बस फर्क इतना है कि A फॉर एप्पल नहीं है, एडेनिन है, G फॉर ग्रेप्स नहीं है, ग्वानिन है, C फॉर कैट नहीं है, साइटोसिन, T फॉर टाइगर नहीं है, थायमिन, U फॉर अम्ब्रेला नहीं है, यूरासिल। आपको ये याद करनी है, इसका कोई तरीका नहीं है, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक छोटा सा तरीका बताऊंगी ये याद करने का, कि ये याद रहना चाहिए आपको कि प्यूरिन में A और G आते हैं, ठीक है ना, और प्रीमिडिन में CTU आते हैं। देखो हमारे कल्चर में हम हस्बैंड को AG बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलते हैं। हस्बैंड का लव बहुत प्योर होता है, ठीक है ना, तो प्यूरिन में AG, ऐसे करके मैंने याद किया था, आपको पसंद आए तो कर, ठीक है। अब नेक्स्ट इज क्या देखना है हमें, हमने ये सब नाइट्रोजनस बेस देख लिया, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड, DNA है और RNA है। न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास, जैसे कि हमने शुगर देखा था कि भाई DNA में डीऑक्सीराइबोज थी, RNA में राइबोज थी, ऐसी नाइट्रोजनस बेस देखो। DNA में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है, A है और G है और C है और T है। RNA में A है और G है और C है और U है, यानी कि यहाँ पे ये वाला नाइट्रोजनस बेस दोनों में अलग अलग है, यहाँ T है और यहाँ पे U है। तीसरा कंपोनेंट हमारा फोस्फेट था, फोस्फेट का बता दूं उसमें कुछ कहानी नहीं है, फोस्फेट जो है DNA में भी PO4- ही होता है और RNA में भी PO4- ही होता है। अब जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो बस मेरे को एक छोटी सी चीज बताएंगे, ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है, इसमें नाइट्रोजनस बेस U है, ठीक है, यहाँ पे फोस्फेट रखा है और यहाँ राइबोज शुगर है। मेरे को ये बता दो ये न्यूक्लियोटाइड DNA का है कि RNA का? RNA का। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड नीता, वेरी गुड। अच्छा एक और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस A है और फोस्फेट ग्रुप है। शुगर मैं आपको नहीं बता रही, आप मुझे बता सकते हो कि ये न्यूक्लियोटाइड DNA का है कि RNA का? एनीवन? DNA, मतलब A जो है वो DNA में होता है और PO4 भी DNA में होता है, RNA में तो ये होता ही नहीं। DNA का। बता सकते तो बोलो मैडम, नहीं बता सकते, कैसा बेहुदा सवाल पूछा है आपने, कैसा बेहुदा सवाल पूछ रहे हो मैम आप हमसे। A जो है देखो A दोनों में है, PO4 भी आपने कहा था दोनों में है, तो हम कैसे बताएं कि DNA का है कि RNA का? बेहुदा सवाल है ये। जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि यहाँ पे शुगर डीऑक्सीराइबोज है, तब तक आप मुझे नहीं बता पाओगे। अब बता दोगे ये किसका है? DNA का। DNA का। तो अगर मैम बेहुदा सवाल पूछे तो बोलना है मैम को, मैम कैसा बेहुदा सवाल पूछा है आपने, ठीक है। ओके मैम। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? यस मैम। अब Yes, एक ma'am. छोटा सा है, किसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। कल का होमवर्क क्या रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं, कल का होमवर्क इतना बड़ा नहीं, छोटा सा। आपके एनसीईआरटी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक टेबल दे रखी है, उस टेबल को क्रैम करना है, रटना है, लर्न करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। मोर्फिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, वो किस कैटेगरी का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, किस कैटेगरी का सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ऐसे आपसे पूछ लेंगे। ऑप्शन में आपको दे देंगे A ड्रग, B दे देंगे एल्कालॉइड, ऐसे 4 ऑप्शन बना देंगे। एनसीईआरटी की टेबल जिसे याद होगी वो डायरेक्ट टिक कर देगा एल्कालॉइड, जिसे याद नहीं होगी वो इसे समझेगा
कि हो सकता है ये ड्रग हो, क्योंकि ये नशा करती है, हेलुसिनेटिक होती है ये, तो कई लोगों को हो सकता है लगे कि ये ड्रग हो। लेकिन उसमें एनसीईआरटी में जाना है, बिल्कुल एनसीईआरटी के टेबल लर्न कर लेनी है, एनसीईआरटी के टेबल में देख लेना है कि कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, मैम आपको क्या बताएंगी फिर, मैम का क्या काम है, मैम ये बताएंगी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होता है जो लाइफ की इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शन है उनमें इन्वॉल्व हो। लाइफ की इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे डाइजेशन, ये क्या है, ये ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो डायरेक्ट हमारे लाइफ से जुड़ी है, जिनके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है। ऐसे मेटाबोलाइट जो इनमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट है। आइए इतनी बात समझ में, प्राइमरी मेटाबोलाइट। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है मैम, सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो है कि जब ये रिएक्शंस हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो रही है, तो इनमें बाई प्रोडक्ट, अब बहुत सारे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है बस अब तो हो लिया इंपॉर्टेंट काम। ये होता है सब्र का थोड़ा सा इम्तिहान बचा है और बच्चे फुर हो गए, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन काफी देर तक बचे रहे। पर जो मैडम के साथ जाता है उसकी मैडम से क्या हो जाती है, दोस्ती। मैम को लगता है कि भाई ये बच्चे भी उतनी देर ही बैठे जितनी देर मैम बैठे, तो साथ साथ जाएंगे तो हम दोस्त बन जाएंगे, आगे पीछे जाएंगे तो फिर टीचर स्टूडेंट नो दोस्ती। ठीक, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट वो है जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना हमारी, उनमें बाई प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कि A+B रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और मेरा प्रोडक्ट जो है वो C है, लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा मैसेज चाहिए नहीं पर D भी मिल गया, तो ये D इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट हो गया, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। इसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए इंपॉर्टेंट और पॉइंट क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कमर्शियल वैल्यू होती है। कमर्शियल वैल्यू जैसे मॉर्फिन, अभी मैंने आपको दिखाया, मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन हेलुसिनोजेटिक ड्रग है, मतलब एक जिससे मतलब क्या करती है, ये नशा करती है, ठीक है ना, हेलुसिनोजेंस में आती है ये। अब मॉर्फिन हमें किससे मिलती है, मॉर्फिन हमें मिलती है प्लांट से, प्लांट का नाम है ओपियम पोपी, सुना है किसी ने, किसी ने नाम सुना है प्लांट का ओपियम पोपी? इससे नहीं, कोई बात नहीं, 12th में पढ़ोगे। इससे हमें ये ड्रग मिलती है मॉर्फिन, ठीक है। अभी जो मॉर्फिन है ये प्लांट अपने लिए तो बनाता नहीं, प्लांट को तो नहीं नशा करना, इसकी क्या है, मार्केट में कमर्शियल वैल्यू है, मार्केट में इसकी कमर्शियल वैल्यू है, ह्यूमन में इसका यूज होता है या फिर अलग कई पर्पज है जिसके लिए इसका यूज होता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है दे हैव अ कमर्शियल वैल्यू आल्सो, दे हैव अ कमर्शियल वैल्यू आल्सो। इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस मैम। प्राइमरी मेटाबोलाइट में कौन कौन आ जाएंगे, अमीनो एसिड, जितने भी हमने ये जो इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं, लिपिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है कहीं ना कहीं हर इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर, वो क्या हो गए, प्राइमरी मेटाबोलाइट। क्लियर हुई बात? यस मैम। आप लोगों का कल का काम क्या रहेगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाली टेबल आप याद करके आओगे। अच्छा, बायो, माइक्रो और मैक्रो मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था ना? यस मैम। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे हम, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, दैट इज प्रोटीन, और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आएगा दैट इज पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। अभी के लिए टाटा बाय बाय, आज की क्लास खत्म, कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन गो। बट लेट तो नहीं करा ना, देख लो 5-3 हुए हैं, आपको छोड़ रही हूँ मैं। क्लास में मजा आया कि नहीं आया ये बता दो मेरे को। आया। यस मैम। जो पढ़ाया वो सब समझ में आ गया? यस मैम। बढ़िया से? यस मैम। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन बच्चे हैं लास्ट तक। बायो की है बच्चू लाल, आपका नाम क्या है? हाँ सबा बोलो। मैम परमानेंट टीचर रहेंगे अब आप? ऑलमोस्ट परमानेंट, बट देयर आर सम शिफ्टिंग्स अकरिंग ऑलवेज इन, लाइक अगर कोई और टीचर भी आता है तो अब ये जो थोड़ा बहुत ये जो शिफ्टिंग है चलेगा ना, अगर तो ये बस तब तक ही चलेगा आपके एग्जाम जब तक नहीं हो जाता एक बार बंती वाला, उसके बाद तो फिर जो भी टीचर आपके मिलेगा वो परमानेंट ही होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी टीचर आपको मिलेगा वो परमानेंट ही होगा, ठीक है बेटा।